प्रपंच रचने वाले ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना देते हैं। कोई एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको जो पसंद हो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस बना देते हैं। और वो जजेस वहाँ न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन न्याय के बदले अन्याय करते हैं। और वो सिर्फ चूंकि कोर्ट का क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं। मुझे लगता है बोलना पड़ेगा। न्याय की लड़ाई में इस बात से डरना छोड़ना पड़ेगा कि आप जेल में न चले जाएं। अरे जेल में तो जाने का डर बिल्कुल त्याग दो। अगर हम आज डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आने वाली हमारी संतानें हमें याद कर करके कोसेंगी हमारे नाम को लेके। वो कहेंगे कि ये उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, ये उस वक्त राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, इनकी आंखों के सामने सब कुछ छिन गया, क्या किया इन्होंने। तो मुझे लगता है आज समय आ गया है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो मैं इसको पूरा बंच, मेरे पास फाइल अंदर नहीं आई, गाड़ी में रह गई, पूरा देख रहा था। SC ST OBC को तो कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी। वैकेंसी 3 निकालेंगे, तीनों की तीनों जनरल, क्योंकि रोस्टर में कहीं आपला उसमें नंबर है ही नहीं। तो पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में हजारों की मात्रा में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की कोई संभावना, वो उन्होंने जड़ से खत्म कर दी। क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूथ होते हैं, यूथ को बेसिकली जो प्रोफेसर होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं, दिशा देते हैं, उसी से पूरे देश की भी दिशा तैयार होती है। तो वहाँ दिशा देने वाला कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का ना बचे, ये रणनीति उन्होंने तैयार की है। और यहाँ आज जो मंच पे बैठे एक से मतलब इस मुद्दे का बहुत विख्यात एक से एक गुणी लोग हमारे बैठे हैं, तो मैं तो उनको सुनना चाहूँगा। 2-3 बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो न्याय की लड़ाई है ना, ये घर बैठ कर नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में आज भी हमारे मंत्री MP MLA क्यों निकल के नहीं आ रहे? वो घर में बैठे रहेंगे तो चलेगा? मुझे लगता है रोड के साथ साथ इनके सबके घेराव घरों का भी करना पड़ेगा, इन्हें घर से निकालना पड़ेगा। और बल्कि एक चीज तय कर लेकर सब लोग कि पूरे देश में जहां जहां अपने MP MLA रह रहे हैं, बजट सेशन में जा नहीं पाएगा कोई जब तक इस पर कोई बोलता नहीं है। उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए, पहले इस पर अपनी जुबान खोलो, तुम्हारा क्या कहना है, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर आप उसके फेवर में हो जो केंद्र सरकार कर रही है तो रिजाइन करो अभी, और फेवर में नहीं तो सड़क पे उतरो हमारे साथ, क्योंकि ये सब कुछ लूट जाएगा, बचेगा नहीं कुछ, पहले ही सब कुछ लूट चुका। ये जो पीछे अचानक ही कॉलेज प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट खोलते जा रहे हैं, ऊपर से नोट डिटेंशन पॉलिसी ला के बर्बाद कर दिया। पिछले सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लाखों रुपए फीस है एक बच्चे की, तो हमारे लोग तो नहीं दे सकते। तो क्या तरक्की सारी अब इनके हिस्से में आएगी? क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? हमारे लोगों के पास इस देश में खेती की जमीन नहीं है, उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, जहां अरबों खरबों रुपए पैदा होता है। तो अब तो ये सवाल भी करना पड़ेगा कि खेत की जमीन और प्राकृतिक संसाधन, कोयले की खान, पत्थर की खान, लोहे की खान, सभी तरह की खनिज पदार्थों की खाने, ये क्या कोई अपने माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? चंद लोग इसके मालिक कैसे हो सकते हैं? केवल कुछ ही लोग इसके मालिक क्यों? हम लोग इस देश के मूल निवासी, सब कुछ हमारा है, 4000 साल पहले तुमने छीना। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि ये जो जातियां हैं, ये जातियां और ये धर्म, ये सब चालाक लोगों ने बनाई है, जिन्होंने बनाई है उन्हीं का सारे संसाधनों पर कब्जा है। अब इस सारी सच को समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। और मैं इस मुहिम में रात दिन 24 घंटे और तन मन धन से हर तरीके से इस लड़ाई के साथ हूँ। और ये जो 7 डिमांड है, ये तो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, सातों की सातों लागू होनी चाहिए। सातों की सातों डिमांड में मेरा भी और मेरी पार्टी का भी पूरा इसमें समर्थन है। और हम केवल समर्थन करके जाएंगे नहीं, बल्कि निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब रतनलाल जी, जहां भी आप कोई आंदोलन की तैयारी करें, अभी 2 दिन तो यूनिवर्सिटी में मैं आया ही था, 2 दिन नहीं, जब तक चलेगा, जहां चलेगा हम लोग आपके साथ चलेंगे। जेल भी जाना पड़ेगा तो साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात को 2 लाइन गा के खत्म कर दूं। गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, इस धोरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस धोरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। गरी हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए,
गैर हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, जुल्मों सितम की आग लगी है यहाँ वहाँ, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए, पानी से नहीं आग से इसको बुझाइए। गर हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए, गर हो सके तो अभी कोई सम्मा जलाइए। तो यही खत्म करता हूँ। थैंक यू, क्योंकि औरों को भी टाइम देना है। बहुत धन्यवाद राजेंद्र पाल गौतम साहब और हमारे उर्मिलेश जी जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहते हैं, पत्रकार और सोशल मीडिया पे हमारी लड़ाई को जोर शोर से लड़ने वाले भाई दिलीप मंडल जी, मेरे प्यारे भाई रतन लाल जी, सूरज मंडल जी, योगेंद्र प्रसाद जी, और इस सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाले तमाम जुझारू साथियों, आप सबको मेरा जय भीम, जय मंडल, जय बिरसा। हाँ, हमारे बीच में एक बहुत ही कलम से लड़ाई लड़ने वाली हमारी दीदी अरुंधति राय भी मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि बरसों से मजलूमों की, गरीबों की लड़ाई अपनी कलम के द्वारा लड़ रही हैं, वो भी हमारे मौजूद में, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप इस सभा में आकर के आपने हमारा हौसला बढ़ाया। मेरे से कहा गया है कि इस संविधान बचाओ समिति के कन्वीनर के रूप में मैं आपको ये सब बताऊं कि आज इस कन्वेंशन को बुलाने की हमें क्या जरूरत पड़ी, आज हम ये कन्वेंशन क्यों बुला रहे हैं, और ये जो संविधान बचाओ समिति जिसमें तमाम संगठन हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। कुछ शेरो शायरी भी मन से हुई, तो मेरे मन में भी एक इकबाल साहब का कुछ लफ्ज गूंज रहे हैं, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। अल्लामा इकबाल साहब ने कभी कहा था, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न सुधरोगे तो मिट जाओगे अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। तो मैं समझता हूं उन्होंने किसी अवसर पे ये लफ्ज लिखे होंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान वालों की जगह अगर हम देश के दलितों और पिछड़ों को उसकी जगह उन शब्दों को कर दें तो ये शेर उनका बहुत सटीक बैठता है। साथियों, पिछले दिनों संसद में अचानक आनंद फानन में एक विधेयक लाया गया जिसकी पहले कभी चर्चा भी नहीं हुई थी, कोई आयोग नहीं बना था, कोई सर्वे नहीं हुआ था, और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर संविधान का संशोधन करके हमारे देश में तुरंत लागू कर दिया गया। ये 10% का आंकड़ा जो है ये कहां से आया? कोई कमीशन बनी थी, किसी कमीशन ने ऐसी रिपोर्ट दी थी कि इस देश के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं जो 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं उनकी आबादी 10% है या 20% है। ऐसा कोई सर्वे या कोई कमीशन नहीं हुआ। कोई कमीशन ने यह भी रिपोर्ट नहीं दी कि जो 10% लोग हैं सामान्य वर्ग के जो 8 लाख से कम कमाते हैं उनका नौकरियों में शेयर कितना है। ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये लागू कर दिया गया। और बड़े दुख की बात है कि हमारे ही दलित और पिछड़े जो सांसद थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, और उन्होंने भी मेजे थपथपा दी और इस संशोधन का समर्थन कर दिया। दोस्तों, अचानक हमारे देश में, हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाए। इससे पहले, और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में, अमेरिका में जहां पे भी अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है वहां पर
ये देखा जाता है कि देश में जो भी ऐसे वर्ग हैं जिनका शासन में, प्रशासन में एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, उसका जो बेसिस है वो है रिप्रेजेंटेशन। कैसे विधायिका में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ 1902 में, और ये चल रहा था, लेकिन ये बेसिस खत्म कर दिया गया। कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक जी हैं, उन्होंने एक सभा में ऐलान किया था कि जो संविधान है इसमें कुछ कमियां हैं, ये जो आरक्षण है इसमें कमियां हैं, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है और इस आरक्षण को जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर करने की जरूरत है। कुछ रिएक्शन हुआ, लालू प्रसाद जी ने रिएक्शन दिया, शरद यादव जी ने रिएक्शन दिया, हमारे कुछ और नेताओं ने रिएक्शन दिया, लेकिन हमारी जो आम जनता है, जो आम पिछड़ा है, आम दलित है, आम आदिवासी है, उसने इसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। एक दिन एक शरारती टाइप का तत्व है जिसका नाम है आनंद कुमार हेगड़े, और मोदी की सरकार में वो मंत्री भी है, उसने एक बयान दिया कि हम यहाँ पे भजन कीर्तन करने नहीं आए, हम यहाँ चिमटा बजाने नहीं आए, घंटा बजाने नहीं आए, हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं। उसका भी किसी ने सीरियसली तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अचानक ये जो संविधान के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया, जो संविधान को आर्थिक आधार पर करना शुरू कर दिया, तो ये पहला कदम है, क्योंकि ये लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इनका अगला कदम होगा कि जो जातियों पे आधारित आरक्षण है उसको खत्म करके सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए, और आर्थिक आधार पर किनको आरक्षण पत्र मिलेगा ये आप और हम सब जानते हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए आपातकाल है। इस आपातकाल में जो बहुजन चिंतक हैं वो कुछ इकट्ठा हुए, उसमें हमारे वामन मेश्राम जी आए, दिलीप मंडल जी आए, उन्मेश जी आए, और हमारे तमाम साथी थे, रतनलाल जी थे, सूरज मंडल जी थे, और हमने विचार किया कि इसमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ में एक बैठक में ईश्वरिया जी भी आए, और सबका एक राय बनी कि ये समय बहुत नाजुक है, इस समय देश एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। वो कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाया। तो ये वही लम्हा है, अगर इस लम्हे में हम चुप बैठे रह गए तो जो इसकी सजा मिलेगी हमारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, सदियों तक मिलेगी। और जो संघर्ष सदियों से चला था, जिसका फल हमें इस संविधान के रूप में मिला था, वो खत्म हो जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक दोबारा से संघर्ष करना पड़ेगा, वही सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो आज हमें मिला हुआ है। तो आज ये कन्वेंशन इसीलिए बुलाई गई है। ये हमारे सब प्रेरणा स्रोत यहाँ बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं। ये तय हुआ है कि हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे भाई रतनलाल जी भी कह रहे थे, वही दुष्यंत जी की कुछ कविता है कि हमें इस आंदोलन को गांव गांव, गली गली, नगर नगर, सड़क सड़क तक ले जाना पड़ेगा। हो गई है पीड़ा पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए, और हर गली हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और ये लाश जो है, ये मैं दलित पिछड़े भाइयों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम कहते हैं हम 85% है, हम नारे लगाते हैं बोल 85, लेकिन जब सड़कों पे संघर्ष करने की बात आती है तो जो वो ताकतें जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो सड़कों पे 85% नजर आती हैं और हम 5% नजर आते हैं। तो आज हमारे नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि हम इस मुहिम को कैसे राष्ट्रव्यापी बनाएं, कैसे इसको जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, तहसील में और हर शहर हर गांव तक लेकर के जाएं, ताकि जो हुकूमत है उसके कान खड़े हो जाएं कि दलित और पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, मजलूमों को अब आप दबा नहीं सकते, और इस कानून को जो उन्होंने सवर्ण आरक्षण के नाम से आर्थिक आधार पर लिया है उसको वो वापस लेने पर मजबूर हो जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 पंक्तियां कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि इन अंधेरों में इतना क्षमा जलाए रखिए, इन अंधेरों में इतना क्षमा जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक किरण नूर की जुल्मात पे भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह हमारी होगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन साहब। नाउ आई विल इनवाइट जस्टिस ईश्वरैया। जस्टिस ईश्वरैया बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के अभी तक चेयरमैन थे, जो सरकार ने बनाई है समय समय पर बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति देखने के लिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं और अभी बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन को नेतृत्व दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अपनी बात इंग्लिश में कहेंगे तो जो तर्जुमा है वो मैं करूँगा, या हिंदी में कहेंगे तो और अच्छी बात होगी। जी जी ठीक है सर। नमस्कार सब। मेरा जो बैकवर्ड क्लासेस के कम्युनिटी के एक कुटुंब के सदस्य बैठे हुए हैं, जो मंच पर महानुभूतियों और मंचासी और ये सभी एक ही मंच है, ये सबकी मीडिया मित्रों को मेरे को बहुत बहुत आज की इतनी खुशी हो रहा, मेरा दिल गदगद हो रहा। आखिर वो दिन आया है, मेरा भाई में जगह है, क्योंकि आज जो हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेप, कॉन्स्टिट्यूशन को विवक्षा कर रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रेप करे जैसा है ये अमेंडमेंट। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ये अपने ये फाउंडेशन को हिलाया है, सामाजिक न्याय को खत्म करने का ये कॉन्स्टिट्यूशन 103 अमेंडमेंट एक्ट है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि आप देखो अपने बाबा फूले अम्बेडकर भावनाओं को ख़त्म करने का आपने इसके पहले वक्ता ने बोला। मैं सीधा इसका लीगल इश्यूज के बारे में बोलूँगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या चीज़ से डिस्क्रिमिनेशन हुआ? रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे और ये पिछड़ेपन के नाम पे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, 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 मेरा भाइयों, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है मेरे भाइयों, अपने सबक से अपने साइलेंस मेंटेन करे तो सबके फायदा होगा।
ये संविधान का जो अमेंडमेंट हुआ वो अपने समाज के न्याय को खत्म करने का ये अमेंडमेंट है और सोशल जस्टिस को खत्म करने का अमेंडमेंट है। सोशल जस्टिस को खत्म करने का और डिस्क्रिमिनेशन को जो समाप्त करने का नहीं है मगर ये डिस्क्रिमिनेट करने का ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अपने एसटी को बैकवर्ड क्लासेस को सामाजिक तौर पर अभी तक सामाजिक तौर पर वो लोग अनटचेबल आदिवासी सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस थे मगर अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, ध्यान से सुनो। अभी कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे को अनटचेबल कर दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तरफ से हम बैकवर्ड क्लासेस को एससी एसटी को ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अनटचेबल कर दिया है क्योंकि हमारे को वो आरक्षण नहीं मिलता। 10% ये सोशली वीकर सेक्शंस के नाम पर सोशली वीकर सेक्शंस माना वीकर सेक्शंस कौन होता? एसटी एसटी बैकवर्ड क्लासेस वुमेन और ये लोग वीकर सेक्शंस होता जो डिस्क्रिमिनेशन करा हुआ सदियों से वो लोग वीकर सेक्शंस होता। मगर आज एक मारवाड़ी सेठ एक करोड़पति अगर दिवाला निकल आते हो उन्हें वीकर सेक्शन से नहीं बन सकता और कल अमीर बन सकता क्योंकि अभी सोशली ये अपने सोशली वीक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के नाम पर हम एससी एसटी को बीसी को और दूसरा फॉरवर्ड क्लासेस को उसमें से निकाल के वो अपने अमेंडमेंट से निकाल के उसको एक स्पेशल आरक्षण जो लागू कराया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। आर्टिकल 14 को विरुद्ध है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो विरुद्ध है वो टिकने वाला नहीं है। फिर भी वो लोग जो सवर्ण बैठे हैं वो भी अपने न्याय करने का उम्मीद नहीं है क्योंकि कोर्ट में कोई भी न्याय मिलता अपन नहीं समझते हैं। अपने मंत्री जी ने बोला, अपने गौतम जी ने बोला क्योंकि जजेस को कोई भी नहीं बोल सकते थे मगर ये समय है अभी जजेस को खिलाफ में भी अपन बोलने का समय है। मैं ये आवाज उठा है एक जज आंध्र प्रदेश से एक बीसी एसटी अगर रिकमेंड करे तो उन्हें बोलता उसके ऊपर पूरा गलत इल्जाम उन्हें वो उसका रिपोर्ट में लिखता है वो मैं पूरा रिलीज करा अपने पत्रकारों को। जस्टिस चलमेश्वर ने भी उसके बारे में बोला और उसमें ऐसा जज आंध्र प्रदेश में आया सुप्रीम कोर्ट में बैठा है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने वाला है। वो दिन समझो पूरा ये खत्म, ये सामाजिक न्याय का खत्म होने वाला है। वो लोग एससी एसटी क्योंकि उसका जीन्स उसमें भरा हुआ है मगर अपने जो राम मनोहर लोहिया अपने जो लोहिया है और अपने सामाजिक ये लोग है जयप्रकाश नारायण है और उसका भी एक प्रतिनिधि है अपने मनोज झा एक उसका अपने रिप्रेजेंट करते ये है। उस वास्ते उस दिन उसके संविधान के जो आरजेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें उसका विरोध किया है। उसका सवर्णों ने उसको गालियां दिया, उन्हें बर्दाश्त करा मगर हम उसको मैं इतना दिल से उसको हक करके मैं बधाई दिया। हम लोग अपने एमपी को अपने मंत्रियों को क्यों अपने को वो लोग नहीं बोल रहा, क्यों अपने चुप बैठे हुए जो मंत्री साहब बोले जैसा हम भी उसको घेराव करना, हम भी उसको जो स्थान बिठाना। अगर सही अगर हम हमारे जो ये लोग पूरा सपोर्ट करा उसको हरा दिए तो उसको जो सब्र अगर सिखाना होता है उसको हरा देना, नहीं तो उसको पार्टी को छोड़ के अपने साथ आना, यही एक रास्ता है। क्योंकि ये लोग समझते उसी दिन में जिस दिन अपने जो यूनियन कैबिनेट ने ये बिल अप्रूव किया उसी दिन में आवाज उठाया, उसी दिन में इंटरव्यू दिया और नेक्स्ट डे ने पत्रकारों ने पूछा अगर ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट लोकसभा में तो पास हो जाएगा क्योंकि हमारे बीसी है
अपने बैकवर्ड क्लासेस का पार्टी एक भी नहीं है उधर। और जब अपने मायावती अखिलेश ने भी सपोर्ट किया, ये खत्म हुआ अपने सामाजिक न्याय की रक्षा करने के वाले। ये की बचा, जिंदगी में भी कभी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, वो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव। वो लालू ने जो भी ने ये लिया, जेल भी गया, मगर देखो वहां से भी अपने आवाज अपने सदस्यों से ये उठाया, अपने को एक हिम्मत दिलाया, अपने को हौसला दिलाया। उस वास्ते मैं उसी दिन मैं अपने बधाई दिया अपने मनोज झा को। और ये इतना खुश हुआ, तेजस्वी यादव अपने बीच में है, युवा नेता है और पूरा इसमें यशस्वी नेता है। मैं इस दिन अरे एक दो दिन को एक राष्ट्र में जा रहा हूँ। परसों मैं अपने केरला गए तो वहाँ के मुस्लिम लीग ने भी पूरी दिल से इसका असमर्थन किया, उसको अपने अपोज किया। वो लोग बोला अपना अगर तेजस्वी यादव यहाँ है तो कोझिकोड में है तो 1 लाख लोगों के महासभा करेंगे, उसको भारत की नेता उसमें करेंगे। वैसा क्योंकि अपने तो मेरा विनती है तेजस्वी, आप पूरा भारत में हर राष्ट्र में घूमना है। हम तैयार करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, तेलंगाना में करते हैं। पहला और 20 तारीख के और 21, 22 जो भी दिन आपको तैयार है, कोझिकोड में वहाँ पूर्व मंत्री है, आपको पहचानते भी है, उसको आपको रिक्वेस्ट किया है। अगर डेट लिए तो वहाँ बड़ा आंदोलन केरला से साउथ एंड से हो जाएगा। अभी मैं 11 तारीख को जंतर मंतर पर परमिशन लिया हूँ। मेरा भाइयों, मैं आपको सब बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, उस दिन हजारों लोगों से पूरा दिल्ली बंद हो जाना। इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में 11 तारीख फरवरी में जो वोट ऑन बजट चल रहा है, उस दिन वो अपने जो धरना में आपका सबको स्वागत है। हम सब मिलकर वो धरना को अपन सफल करेंगे। और साउथ में से 200-300 लोग आ रहा, मगर नॉर्थ में से कितना होना, 20,000 लोग आना। क्योंकि आप घर वाले हैं, हम बाहर वाले हैं, क्योंकि हमारे आपको हमारे को इनवाइट करके हम घर से या महिलाओं से पूरा उसका भर देना चाहिए, तब वो लोगों को आंखें खुल जाएंगा और समझ जाएंगा। वैसा ये आंदोलन पूरा चलाएंगे। मगर इसका मैं जब नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस था, दोनों पार्टियों से मेरे को अनुभव है। भले कांग्रेस सरकार ने मेरे को नियुक्त किया, के बाद जाटों को ओबीसी में मिलाना बोल के पूरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मेरे कितना प्रेशर हुआ, जिंदगी में भी कभी भी इतना प्रेशर हुआ, फिर भी जाटों को मैं ओबीसी लिस्ट में नहीं मिलाया। स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट से उसको रिजेक्ट करे तो वो सरकार ने उसको मिलाए तो, और उसमें बीसी लोगों में सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वेश्चन करे तो सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार का नोटिफिकेशन काट के मेरा कमीशन का रिपोर्ट समर्थन किया। अभी वो लोग सेंट्रल लिस्ट में नहीं है। वैसा मैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो 2014 तक पूरा खत्म हुआ जनगणना, अभी उसका जो अपने नेता हैं पार्लियामेंट में लड़के वो अपने कास्ट सेंसस कराया, मगर अभी तक क्यों पब्लिश नहीं कर रहा। अभी तक मंडल जी ने रोस्टर के बारे में बोल रहा था। रोस्टर के बारे में मंडल रिपोर्ट में यही है, जो भी SC ST अपने मेरिट में सेलेक्ट हुआ, उनमें मेरिट हो जाता, उसका इसके ऊपर कोई भी लेवल नहीं रहता, वो मेरिट ही है। बाद में जो बाद में उसको 50% हर साल पिछड़ी के भी अपने बैकलॉग भी गिनती में नहीं लेना। ये हर एक साल जितना होता उसमें आधा पूरा आपने जो वैकेंसी मैं पूरा रोस्टर माना, पोस्ट बेसिस नहीं है, पूरा वैकेंसी बेसिस बोल के मंडल भी रिकमेंड किया, मैं भी रिकमेंड किया। मगर ये लोग अपने कुनियती से और अपने वेरी क्रूयली अपने यूनिवर्सिटी में BCs को एसोसिएट प्रोफेसर को रिजर्वेशन नहीं है, SC ST को है, उस वास्ते एक भी BC प्रोफेसर नहीं है आज पूरा यूनिवर्सिटी में। और इसका भी सबर भी नहीं सिखाए बीजेपी वालों ने,
हार गए बाद भी सबर नहीं सीख लिया। उस वास्ते हम सब मिलके उसको सबर सिखाना चाहिए, उसको सीधा करना चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण की समस्या करना चाहते थे 2 साल से षड्यंत्र हो रहा था। अपने नागपुर सेंट्रली होके अपने ये हिंदू राज्य बनाना चाहता है, ये सेक्युलर बोर्ड निकालना चाहते हैं, ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। और यही अगर अपन नहीं रोक लिया ये सिविल वार हो जाएगा, ये भारत में पूरा अपने अलगड़ हो जाएगा और उन्हें नहीं बचेगा और उसका खानदान नहीं बचेगा। उस वास्ते मैं बोल रहा हूँ पूरा, क्योंकि वो लोग क्या वो हुआ बुद्धि हुआ कांग्रेस वाले को पता नहीं है, बीएसपी एसपी वाले को पता नहीं है। उस वास्ते मैं बहुत बधाई देता हूँ आरजेडी को, आपको, एआईडीएम को, मुस्लिम लीग को और अपने एमआईएम को बधाई देता हूँ। मगर सबसे पूरी दिल से वो लोग वॉकआउट करें, मगर खिलाफ में वोट करा एक ही आरजेडी। उस वास्ते आरजेडी अपने भाई है, अपने मित्र पार्टी है, अपन उसको समर्थन करना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू जस्टिस ईश्वरैया साहब। इसके पहले मैं अगले वक्ता उर्मिलेश जी को बुलाऊं। आप सब देख चुके हैं और तालियों से स्वागत भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे भाई तेजस्वी यादव जी का।